गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का मौसम बहुत ठंडा मौसम है। मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन बाकी जो स्टेट्स है उसमें काफ़ी ठंड का मौसम है। तो आज जो 6 जनवरी है और आज आपका लास्ट एग्ज़ाम है। लास्ट एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का पेपर अपीयर हो रहे हो, जो कंपेरेटिवली इजी होता है। वैसे इजी की बात क्या करें, मैथमेटिक्स का पेपर तो बहुत इजी आया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो तीसरा वाला पेपर है आपका, वो बहुत इजी रहा है। पिछले 10 साल में, 15 साल में इतने सारे पेपर्स देखने को आए हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पेपर था, ये हम बोल सकते हैं कि सीए प्रोफेशन की हिस्ट्री में, सीए फाउंडेशन की हिस्ट्री में जो है ईजीएस्ट पेपर था, सिंपलेस्ट पेपर था। क्यों सिंपलेस्ट पेपर था और क्या इंस्टीट्यूट ने पेपर पैटर्न में किया है, इसके अलावा किस चैप्टर्स में ज़्यादा वेटेज दिया है, किस चैप्टर्स में कम वेटेज दिया है, कौन से चैप्टर्स इग्नोर कर दिए हैं, ये सारी बातें लेके मैं ऑनेस्ट रिव्यू लेके आया हूँ कि ये पेपर ओवरऑल था क्या। अगर इस पेपर को ऊपर देखें, सीए फाउंडेशन का पेपर, आपको पता होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ना, सीए फाउंडेशन बच्चों के लिए एक डर का माहौल पैदा करता है। हर बच्चा डरा हुआ होता है कि क्या यार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर को मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अकाउंटेंसी में तो एवरेज मार्क्स में स्कोर कर लूँगा। कोई बच्चा जो है नॉर्मल 11th-12th पढ़ के जाता है तो भी अकाउंटेंसी में एवरेज मार्क्स स्कोर कर लेता है। 50 मार्क्स तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उसको, 40 से 50 की रेंज में हमेशा आ जाते हैं उसको। इकोनॉमिक्स में भी अगर मान लीजिए आपका बेसिक क्लियर है तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप जो है ना 30, 40, 40, 45 तक स्कोर कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में वो सिचुएशन नहीं है और लॉ में भी वो सिचुएशन नहीं है। तो फिर पक्की बात है कि आपको एक अच्छा ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस पेपर के एनालिसिस को देखें, मैंने काफ़ी मेहनत की है इस पेपर को एनालिसिस को करने में। तो पेपर का अगर एनालिसिस देखें तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो 3 पार्ट में 40, 40 और 20 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर लॉजिकल रीजनिंग एलआर, और 40 मार्क्स जो है मैथमेटिक्स के लिए, 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि अपने पेपर में कौन सा चैप्टर हीरो बन के आया और कौन सा चैप्टर जीरो बन के आया, उनके बारे में अपन बात करेंगे कि हीरो वाला चैप्टर कौन सा और जीरो वाला चैप्टर कौन सा है। तो हीरो वाले चैप्टर की अगर बात करें तो जो टीवीएम का चैप्टर था, टीवीएम का टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो चैप्टर हीरो बन के आया। अगर हम देखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इतने सारे क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इंक्लूड किए हैं पेपर में। पूरा पेपर लेके अभी आऊँगा मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन ये 14 पेपर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 28, 29, 30, 55, 56, 57, 80, 81, 82, 83 and 84. These are the questions institute has included from time value of money. सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस अगर क्यूए में बात करें, एलआर को छोड़ दें, तो 14 मार्क्स तो इसमें से कवर हो रहा है। मतलब 14 मार्क्स जो है टीवी में कवर हो गया। उसके बाद अगर बात करें हम ना, तो एलआर का तो था 20 से 21 मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें कवर हुए। एज यूजुअल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, शायद काउंटिंग में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। 8 to 15, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 35 to 38, 89 to 92, 62, 63, 64, 65, ये जो क्वेश्चंस थे 21 क्वेश्चन, ये एलआर के थे। तो एलआर और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और तीसरा जो चैप्टर है वो है 12 मार्क का सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में 12 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड किए। तो इसका अगर ओवरऑल अगर इन तीनों को अपन कंबाइन कर दें तो 14 + 12 कितना हो गया, 26, 26 + 21, मतलब लगभग 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो किस में से कवर हो रहे हैं, इन 3 में से कवर हो रहे हैं। एलआर का पोर्शन, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का, और तीसरा जो था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और सोने पे सुहागा की बात करें अगर, छोटे बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा समझ के मुझको आंख दिखाना ना, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन, छोटा बच्चा समझ के मुझको आंख दिखाना ना। स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन का 7 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से कवर हुए। तो ये ओवरऑल 50 से 55 मार्क्स का जो है ना आपका मसाला तैयार हो गया है। तो 50 से 55 मार्क्स तो आप ऐसे ही स्कोर कर सकते हो। तो कोई बच्चा अगर मुझे फ़ोन करता है, कई सारे बच्चे बताते रहते हैं कि सर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्या है कैसे करना है, ये मेन चैप्टर्स में करके चला जाऊँ क्या। तो मन में ऐसा लगता है कि यार ये चैप्टर अगर ये करके जाएगा तो पास तो नहीं होगा, सारे चैप्टर उसको करना पड़ेंगे। लेकिन कभी कभी मन में ऐसा भी लगता है कि क्या पता किस्मत की बात है, पेपर ईजी आ जाए तो ये 3 चैप्टर करके जाएगा, 4 चैप्टर करके जाएगा तो भी पास हो जाएगा। वही हुआ, और हम बच्चों को बोल देते हैं बिल्कुल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और जब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलते हैं तो हो सकता है भगवान भी आपके ऊपर कृपा करता है और आपको लिमिटेड चैप्टर्स में से पास होने के
चांस प्रोवाइड करता है। तो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने इस तरीके की तैयारी की, सिलेक्टिव तैयारी की, टाइम नहीं था, टाइम तो रहा होगा, दिसंबर के टाइम में तो बहुत टाइम रहता है, लेकिन कुछ बच्चे देर से जागे, सब तरह के बच्चे होते हैं देर से जागते हैं, तो उनके लिए भी ये पेपर जो है ना वरदान बन के आया है और आपको सीए कोर्स में एंट्री मिलना पक्का है। पक्का हो गया, आपका कंफर्म हो गया कि एंट्री मिल गई, आपको टिकट मिल गई, अब ट्रेन में चढ़ जाओ और बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। सीए इंटर और सीए फाइनल 2 स्टेशन है, सीए इंटर पे जाओगे फिर सीए फाइनल पे जाओगे, 2 स्टेशन पे पहुंच के मामला खत्म। तो इस तरीके का मैटर है पूरा का पूरा, आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब तो ओवरऑल मैंने बताया आपको कितने मार्क्स के हैं, 14 मार्क्स के टीवीएम में से क्वेश्चंस कवर हुए, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम बात करें दूसरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से कवर हुए और एलआर, इनमें से लगभग तीनों में मिला के 55 मार्क्स। और अगर बात करें हम तो थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन और इंडाइसेस और लॉगरिथम के साथ जो है ना इंस्टीट्यूट ने नाइंसाफी कर दी, क्योंकि सब बच्चों को अपेक्षाएं होती, सब बच्चों को एक्सपेक्टेशन होता है कि यार रेशियो प्रोपोर्शन और लॉगरिथम में से तो क्वेश्चन आएंगे 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 कुछ भी हो जाए। लेकिन ये क्या क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आए, रेशियो का इतना बड़ा, इतना एफर्ट करते हैं बच्चे, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम, इंडाइसेस, कितने सारे क्वेश्चन से क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज ए बी सी डी एडिशनल, इसके अलावा पास्ट ईयर्स के एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इसके अंदर के क्वेश्चन, इतना सारा करने के बाद खोदा पहाड़ और निकली चुईया, कितने 5 मार्क के क्वेश्चन आए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ज़्यादा बच्चों को अपेक्षाएं होती भी नहीं है, तो 3 मार्क के क्वेश्चन दिए, सेट्स में से 5 मार्क के क्वेश्चन आए, इक्वेशन में से 3 मार्क से क्वेश्चन आए, इनइक्वालिटी में से 3 मार्क के क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर सामने मेंशन किए हुए, ये मैं जो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक में दे दूंगा, भेज दूंगा गूगल ड्राइव। तो 79, 52 और 27 3 मार्क के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को भी इंस्टीट्यूट ने इग्नोर नहीं किया, बोला थोड़ा तो रहना ही चाहिए, थोड़ा तो उसमें टेस्ट आना ही आना चाहिए, है ना, थोड़ा हिंग का टेस्ट तो आना ही चाहिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के 4 क्वेश्चन उन्होंने इंक्लूड कर दिए, है ना, कुछ डिफरेंशिएशन के थे, कुछ इंटीग्रेशन थे। क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन कुछ नए नहीं थे, नए फ्रेम किए हुए क्वेश्चन नहीं थे। शायद एग्जामिनर जो भी पेपर सेटर थे, उन पेपर सेटर को ज़्यादा एफर्ट करना नहीं था और वो चाहते थे आप पास हो जाओ, तो पेपर सेटर को बहुत धन्यवाद देना, क्योंकि पेपर सेटर ने पेपर ऐसा सेट किया कि कहीं से उन्होंने एफर्ट नहीं किया नए क्वेश्चन बनाने में। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो पुराने क्वेश्चन इधर उधर से लेके कॉपी पेस्ट कर दिए और सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिए ताकि आप पास हो जाओ और आप उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे दो। तो वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो पेपर सेटर्स कि इस तरीके का पेपर सेट किया उन्होंने। आगे भी इन पेपर सेटर्स को कहो कि इंटर और फाइनल में भी इसी तरीके का पेपर सेट करें और आपको जो है ना सीए बना दे। इसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, सेंट्रल टेंडेंसी में 12 मार्क के क्वेश्चंस थे, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन की बात थी, जिसमें मीन मीडियन मोड के बारे में बात थी, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इनके बारे में बात थी, इनके कोएफिशिएंट के बारे में बात थी। तो ये सारे के सारे रेंज और ये सब चीज़ें थी, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस थे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो पहले ऑलरेडी आ चुके, मतलब पिछले एग्जाम्स में आ चुके। वो यूनिटी वाला क्वेश्चन था कि इतना इतना से बढ़ जाएगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे क्या इफेक्ट हो, तो सेंट्रल टेंडेंसी पे क्या, तो वो सारे के सारी चीज़ें जो है ना कहीं आ चुकी क्वेश्चंस की। तो जो पेपर का मैंने एनालिसिस किया उसमें मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा नया नजर नहीं आया। सारे क्वेश्चन ऐसे लगे कि यार ये क्वेश्चन इस जगह पे, ये क्वेश्चन इस जगह पे, ये क्वेश्चन इस पेज पे, ये क्वेश्चन इस पेज पे। तो जब मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो मेरे को देखते देखते बिल्कुल ध्यान आ रहा था, अरे इस पेज पे भी जाऊंगा तो मैं क्वेश्चन मिल जाएगा, इस पेज पे ये क्वेश्चन है, इस पेज पे ये क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिससे मैं अनटच्ड हूँ। हालांकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो अनटच्ड नहीं रहूंगा, लेकिन अगर बच्चे ने नॉर्मल तैयारी भी की होगी तो वो मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर कर लेगा। प्रोबेबिलिटी में से कुछ 5 क्वेश्चंस आए, 100, 98, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 44, 5 क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी में से, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन में से 6 क्वेश्चंस आए। कोरिलेशन रिग्रेशन में नॉर्मली होता है कि ज़्यादा मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब की बार जो है ना इंस्टीट्यूट ने कोरिलेशन रिग्रेशन पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया है और सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें नॉर्मल, पॉइजन, बाइनोमल, ये डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन में से कुछ क्वेश्चन आए। क्वेश्चन बड़े सिंपल थे, क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे जो आपकी बुक में गिवन है, शुरू के एक्सरसाइज में गिवन है, आईसीआई के मॉड्यूल में, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस ले लिए गए। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस थे, मेरे ख्याल से बहुत बड़े कैलकुलेशंस की भी उसमें जरूरत नहीं थी और बहुत बड़ा सोचने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे और आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इंडेक्स नंबर के 4 लगातार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दे दिए, क्वेश्चन नंबर 73 टू 76। इसका मतलब ये पेपर सेटर वहां पे भी मैटर है कि पेपर सेटर ने एफर्ट नहीं किया, तभी तो चारों के चारों क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके एग्जाम में आ गए। चारों के चारों क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके एग्जाम में डाले गए, क्योंकि लगातार क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर के आ रहे हैं इसका मतलब कॉपी पेस्ट किए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। 73 टू 76 कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन डाले गए। तो उन पेपर सेटर्स को, पेपर बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद दे दो आप कि ऐसे पेपर हमेशा बनाते रहे और सब बच्चों को सीए बनाते रहे। जितने बच्चे एग्जाम में बैठे सब बच्चे सीए बन जाने चाहिए, 100% रिजल्ट आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही पेपर देना चाहिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और आपकी तरफ से मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसे पेपर
पेपर सेटर हमेशा बने रहें और फाइनल तक इसी तरीके के पेपर सेट करते रहें। स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन जो छोटा चैप्टर है, बच्चा चैप्टर है, थियोरी वाला चैप्टर है, जो बच्चे अक्सर कर अपेक्षा लगा के कहते हैं कि अगर इसमें से आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। उनकी जो है ना पुकार, उनकी आवाज़ इंस्टीट्यूट ने सुन ली, आईसीआई ने सुन ली और 7 मार्क के क्वेश्चंस के 7 क्वेश्चंस उसमें दे दिए। 7 क्वेश्चंस, 7 मतलब 7 क्वेश्चंस उसमें दिए हैं, याद रखना। 17, 16, 97, 94, 40, 69 और 67, ये 7 क्वेश्चंस उसमें दे दिए। उसके बाद हम बात करते हैं LR 21 मार्क्स के क्वेश्चंस LR में से आए, वो आते ही हैं। 21 मार्क्स के क्वेश्चंस होते ही होते हैं। 20 मार्क्स से कभी एक आध ऊपर नीचे हो सकता है। तो 8 to 15 लगातार LR के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 31 LR का था। 35 से लगा के 38 तक के 4 क्वेश्चन फिर LR के थे। 89 से 92 के क्वेश्चन थे और 62 से लगा के 65 तक के LR के क्वेश्चन थे। तो ये टोटल 100 मार्क्स का जो एनालिसिस है वो मैंने सामने रखा है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 4 चैप्टर जो है ना उसमें से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, जिसमें स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन वाला थोड़ा 7 मार्क का आ गया, LR का आ गया। इसके अलावा शुरू में TVM में से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। TVM में बहुत क्वेश्चंस थे, एन्युटी के क्वेश्चंस थे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR के क्वेश्चंस थे, लीजिंग के क्वेश्चंस थे, फ्यूचर वैल्यू निकालने के क्वेश्चंस थे, रेट निकालने के क्वेश्चंस थे। ऐसे करके बहुत सारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कंपेरिजन वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको दोनों को कंपेयर करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए। लीजिंग वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया, अच्छी बात है। लीजिंग वाला क्वेश्चन, लीजिंग करना है, लीज पे लेना है या परचेस करना। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना पेपर का, तो पेपर वॉज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ईजीएस्ट सिंपल इन द हिस्ट्री ऑफ द CA कोर्स। CA कोर्स की हिस्ट्री में सबसे सिंपल पेपर है और ऐसे सिंपल पेपर आते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबको धन्यवाद, इंस्टीट्यूट को धन्यवाद, पेपर सेटर्स को धन्यवाद। बहुत बार धन्यवाद दिया इस पूरे वीडियो में मैंने, और आगे भी देता रहूँगा धन्यवाद। किसी तरीके से पेपर सेट करते रहे और छात्रों का भविष्य बनाते रहे, और इससे छात्रों का जब भविष्य बनेगा तो छात्र आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आपको आगे और मौके मिलेंगे। ओके, तो आप पेपर के बारे में थोड़ा सा देख लें, पेपर कैसा था। अगले वीडियो में पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ, जिसमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ मैं। पेपर का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। देखिए पेपर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 था ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना, जिसमें आपको दिया हुआ था कि 30,000 अमाउंट है, तो बताओ कि प्रिंसिपल कितना है। अमाउंट 30,000 है तो प्रिंसिपल कितना है, ऐसा कुछ दिया हुआ था। और नंबर ऑफ ईयर्स थे 10 ईयर्स थे। तो आपको इस फार्मूले से सोल्व करोगे तो A = P × 1 + I⁻n सारी वैल्यूज़ दे रखी थी, और कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने साथ में दिया हुआ था A 10 0.1, इसका मतलब 1.1 × 10⁻10 = 15.9374। यू नीड नॉट टू कैलकुलेट, उन्होंने रेडीमेड कैलकुलेशन करके दिया है। देखो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि कई बार क्वेश्चंस में रेडीमेड कैलकुलेशन दिया होता है, तो आपको कैलकुलेटर को भी बहुत चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कितना आसान कर दिया आपके लिए काम, बताइए। मैथमेटिक्स का पेपर आसान है तो फिर क्या है। फिर अगला क्वेश्चन फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आ गया था, ठीक है ना, कि आपको इनिशियल बिगनिंग ऑफ द ईयर बार बार हम पैसा लगाते जा रहे हैं तो लास्ट में कितना मिलेगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन था एट द बिगनिंग वाला, तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा ये यहाँ पे लीजिंग और परचेसिंग वाला क्वेश्चन था कि कमर्शियल स्पेस एक्वायर करनी है, आपको लीज पे लेना है या परचेस करना है, उसका क्वेश्चन था लीज का। इसके अलावा अगला वाला था APGP का था, बड़ा था, शॉर्टकट क्वेश्चन था। 15th टर्म और 21 टर्म की वैल्यू दे रखी, तो आपको इसके बेसिस पे निकालनी थी। 15th टर्म और 21st टर्म की वैल्यू की वजह तो आपको निकाल दी थी 17 टर्म। तो कोई बात नहीं, 15 और 21 का डिफरेंस ले लो, उस वैल्यू का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करके एक टर्म का डिफरेंस मिल जाएगा, 2 टर्म का डिफरेंस निकाल के ऐड कर दो। बड़ा सिंपल था। 30.5 और 39.5 का डिफरेंस कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 डिवाइड बाय 15 और 21 का डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया। तो 9 डिवाइड बाय 6 मतलब 1.5 का एक टर्म का डिफरेंस है। तो 15 टर्म का 30.5 है, तो 1.5 1 टर्म का, तो 2 टर्म का कितना हुआ 3, तो 30.5 + 3। तो इस तरीके से आंसर, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन थे, शॉर्टकट से भी हो सकते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन सेट का था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 PNC का था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का था। क्वेश्चन नंबर 7 था अगेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और ऑप्शन से ट्रायल एंड एरर मेथड से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो तो लॉजिकल रीजनिंग था, कोई पढ़ के नहीं जाए लॉजिकल रीजनिंग तो भी सोल्व कर दे, है ना। हमें क्लास ले रहा था कल CA फाउंडेशन की, तो ये LR वाला पार्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मैं अटेम्प्ट के लिए क्लास चल रही है, तो मैंने क्वेश्चन दे दिया उनको, उन्होंने सोल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। LR के मैंने क्वेश्चन दिए, तो कई सारे क्वेश्चन तो उन्होंने ऐसे ही सोल्व कर दिए बिना
पढ़े हुए, एलआर के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, अभी एलआर उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया है, केवल अभी मैथमेटिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया है, लेकिन उन्होंने एलआर के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व कर दिए। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरीके का पेपर आया है तो मे अटेम्प्ट में बच्चे जो है ना कुछ थोड़ी बहुत तैयारी करके सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम पास कर सकते हैं। कोई क्लासेस वासेस ज्वाइन करने की उनको जरूरत नहीं है अगर पेपर इस टाइप का है तो। उसके बाद 8th के बाद 9th में मतलब ऐसा लगता है कि इस पेपर को देख के ऐसा लगता है बच्चों ने इतनी जो कुछ बच्चों ने इतनी मेहनत की 4 महीने तक 5 महीने तक, तो वो 6 महीने तक पढ़ते रहे दिन भर और इतना सारा किया, और कुछ बच्चे लास्ट के 15 दिन 20 दिन 1 महीना पढ़े और वो भी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मेहनत काम आती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपका जो नॉलेज है, आपने जो नॉलेज गेन किया, आपने जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज की, वो आपको आगे कहीं ना कहीं काम आएगी। सीए फाइनल में एफएम चलता है उसमें काम आएगी, कहीं ना कहीं आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो मैथमेटिकल और एनालिटिकल स्किल आपकी डेवलप हुई है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद ये फ्रेंड्स वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एलआर का क्वेश्चन था। 10 एलआर का था, 11 एलआर का था, उसके बाद 12 एलआर का था, 13 एलआर का, 14 एलआर का था, 15 एलआर का था, 16 स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन का था, जिसमें वो ग्राफ और डायग्राम वाला चैप्टर 1 स्टैटिस्टिक्स में दिया हुआ है उससे रिलेटेड था। फ्रीक्वेंसी कर्वे और जी वे, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, हिस्टोग्राम उसमें दिखाना था, लेकिन ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी बुक में गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद 17 वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी 11 से 1 के बीच में। तो ये एक मीन मोड मीडियन वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन था। फिर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शंस के क्वेश्चंस भी आए हैं इसमें, कुछ आगे चल के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चंस थे। उसके बाद आगे चले अपन, क्वेश्चन नंबर 21 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, जिसमें सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। आपकी जो आईसीआई का मॉड्यूल है उसमें एक्सरसाइज, पहली वाली जो एक्सरसाइज है ना थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का वैल्यू रखनी, कोई कैलकुलेशंस करना नहीं। उसके बाद ये 22 वाला क्वेश्चन दिया है कि रिग्रेशन लाइन दे रखी है, तो आपको एक्स और वाई, 2 की रिग्रेशन लाइन दे रखी होती तो किस तरीके से एक्स और वाई निकालते हैं अपन, वो वाला पॉइंट दिया है इसमें, है ना, दोनों को इंटरसेक्शन करके सोल्व करके। उसके बाद आगे थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस का था, जिसमें मीन और वेरिएंस दे रखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, और इससे आपको कैलकुलेशन करना था, प्रोबेबिलिटी पी की वैल्यू निकालनी थी, एनपी और एनपीक्यू का वैल्यू उस तरीके से दे रखा, मीन इज इक्वल टू एनपीक्यू होता है, तो वो सब दे लेके 2 इक्वेशन, 2 छोटी सी इक्वेशन बना के आंसर निकालना था वैल्यू प्लेस करके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल में दिए हुए, लेकिन यहाँ पे जो पेपर देखेंगे ना तो बिल्कुल वैसा है, खोदा पाड़ और निकली चुई है, इसे कोई लेवल नहीं है पेपर का, मैं बोल सकता हूँ लेवल नहीं है पेपर का। पेपर जो है ना सीए फाउंडेशन के लेवल का तो नहीं था, ये तो बात समझ जाओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में कोरिलेशन रिग्रेशन का क्वेश्चन था, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था जो ऑलरेडी मटेरियल में है। इक्वेशन का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25, 26 था रेशियो प्रोपोर्शन और इंडाइसेस का क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 जो था वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, जो आपकी बुक में गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपैरिजन करना था कौन सा हायर है। अगेन 28, 29 टीवीएम का क्वेश्चन, 30 टीवीएम का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 एलआर का क्वेश्चन आ गया 31, और 32 में जो है प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था एपीजीपी का, जिसमें आपको इन्फिनिटिव सीरीज के सम के बारे में फॉर्मूला लगा के सोल्व करना था। उसके बाद 33 जो था इंटीग्रल का था, डेफिनेट इंटीग्रल का था, जिसमें 2 लिमिट्स थी 0 to 3। एक 34 वाला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, और 35 जो था एलआर का था, 36 एलआर का था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसको ऐसा बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ये कन्वर्ट करना था, आपको ऑर्डर देखना था कौन सा अल्फाबेट कहाँ आ रहा है, सीक्वेंस बना के आंसर निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। 37 एलआर का था, 38 एलआर का था। उसके बाद 39 जो था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का था, जिसमें आपको 4-5 वैल्यूज दे रहे कि उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी और मीन दिया। बड़ा बोलो कितना सिंपल है, इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करना इज इक्वल टू आपको मीन के बराबर रख देना है 15 और सिंप्लीफाई कर लेना है तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इतना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 7th 8th का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 40 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन था, जो शुरू का फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड है। और फिर 41 और 42 सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन था। अगेन सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन में भी इंस्टीट्यूट ने बहुत कृपा की है और आपके ऊपर कृपा बरसा दी है। मैं कहूँगा कृपा बरस गई है आपके ऊपर, तो उस कृपा का मजा ले लो, इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छे से दे दो और फिर कृपा करके मस्त मौज करो और अगली एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, इंटरमीडिएट एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। और यहाँ तो इंस्टीट्यूट जो इस बार कृपा कर रही है अगली बार भी कृपा करेगी, समझ गए ना बात, याद रखो। उसके बाद 42 सेंट्रल टेंडेंसी का था। 43 44 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, जिसमें कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं दिख रहा है। पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी दिया है और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। अरे क्या बात है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या बात है। ऐसा क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का, 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आया है। 6 पॉइंट्स
टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली टू हेड की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात लिखी है। उसके बाद 45 वाला डिस्पर्शन का क्वेश्चन था, जिसमें आपको इक्वेशन दे रखी थी एक्स और वाई के बीच की रिलेशनशिप, और बोला है क्वार्टाइल डेविएशन एक्स का इतना है तो क्वार्टाइल डेविएशन वाई का कितना होगा, मीन एक्स का इतना है, तो सब अलग अलग कंसेप्ट है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 46 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। 46 के बाद 47 48 की बात करें, 47 एक बीच में दिया, कोरिलेशन रिग्रेशन का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया। 48 49 इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन रिग्रेशन के क्वेश्चंस थे। उसके बाद आगे चले तो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया, कुछ ही रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन है ना। और वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कॉइन वाला है, जो कॉइन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो कि एक बॉक्स में कॉइन है, इतने वैल्यू के डिनोमिनेशन के कॉइन है, तो टोटल कॉइन कितने, वो सब कैलकुलेशन करना था। 52 जो था वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, और 53 रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस का क्वेश्चन था। 54 इक्वेशन का क्वेश्चन था। उसके बाद 55 टीवीएम का, 56 टीवीएम का क्वेश्चन था। टीवीएम का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था, सीएजीआर निकालना था, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट फार्मूले से निकाल सकते हैं अपन। और उसके बाद 55 टीवीएम का क्वेश्चन था, ये भी आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करनी थी, और डिटेल आपको गिवन था, और कैलकुलेशन करके दे रखा था, याद रखिए 1.05 टू द पावर 12 इज इक्वल टू 1.7958 निकाल के दिया था, ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओ। उसके बाद 59 प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था। 60 में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, अगर ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये आपके आईसीए के मॉड्यूल में गिवन है। x³ प्लस y³ माइनस 3x इज इक्वल टू 0 dy/dx निकालना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, जिसमें 3axy में आपको प्रोडक्ट वाला रूल लगाना है। y³ को डिफरेंशिएट करते टाइम पे ध्यान रखना है कि क्या आ जाएगा, y³ का डिफरेंशिएशन 3y² dy/dx, बस यही मेन रखना था, और आपको सिंप्लीफाई करना था, dy/dx की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन आया था, ये सिंपल क्वेश्चन दे दिया, np2 इज इक्वल टू 72, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एन का ट्रायल एंड एरर से आप ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो, सोल्व भी कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 से लगा के 66 तक ये LR के क्वेश्चन थे। 66 67 फिर 66 67 स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन था। 68 मेजर ऑफ डिस्पर्शन था, और 69 में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन या स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन जो चैप्टर 1 है वो था। उसके बाद 70 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। 71 में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है आप सोच सकते हो। ये फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है ना, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है, जिसमें एक्स का SD दिया है, y का दिया है, तो x प्लस वाई, तो इस तरीके से निकालना था, डिस्ट्रीब्यूशन बताना था। इसके बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 72 मार्क्स का क्वेश्चन था, 72 क्वेश्चन नंबर था। इसके बाद 73 74 75 76 मैंने बताया ना, जो भी एग्जाम सेटर है, पेपर सेटर है, वो उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया और सीधे सीधे आपको लगातार क्वेश्चन ऐसे कैसे सेट कर दिए, कॉपी पेस्ट करके डाले होंगे। उसके बाद 77 जो है ना, ये आपके आईसीआई के मॉड्यूल में गिवन है, एडिशनल एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन आपको दे दिया गया। 78 में अल्फा और बीटा के रूट्स दे रखे हैं, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बड़ी सिंपल सी बात है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है आपको, तो बहुत ही ईजिली होता है, मालूम पड़ता होगा आपको, है ना। उसके बाद इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था 79 का, जो आईसीआई के मॉड्यूल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आईसीआई के मॉड्यूल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 79 वाला क्वेश्चन, वो का वही क्वेश्चन दे दिया, बोलो आप, शायद तीसरी एक्सरसाइज है आईसीआई के मॉड्यूल का, जो इक्वेशन वाला चैप्टर है, उसमें एक्सरसाइज का सेम वैल्यू के साथ क्वेश्चन आपको दे दिया, तो बोलो पेपर सेटर ने कितना एफर्ट किया, आप समझ सकते हो। उसके बाद डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आता है, वो है प्लस की जगह माइनस कर देते हैं हम फार्मूले में। उसके बाद 81 वाला क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, अगला 82 वाला टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, 83 वाला टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है, और 84 भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है। 85 डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डाल दिया, जिसमें dy/dx निकालना है, x और y का वैल्यू t की टर्म में दे रखा है, ठीक है ना, तो dy/dx dy/dt वो रूल लगा के कर सकते हो। उसके बाद 86 जो है स्टेट का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है प्रॉपर सबसेट निकालने बी के, बी दे रखा और उसमें प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे वो निकालना है। उसके बाद 88 का क्वेश्चन है, जिसमें इंटीग्रेशन का दे दिया छोटा सा, और डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसमें आपको वैल्यू प्लेस करना पड़ेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्वेश्चन नंबर 59 LR का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 LR है, 91 92 92 तक LR है, और 93 जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन आ गया, मीडियन निकालना है। अभी बोलो इतना सिंपल क्वेश्चन, मीडियन निकालना है। उसके बाद 94 में स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है। 95 जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको
मीडियन दे रखा है एक्स का, तो आपको मीडियन निकालना वाई का। क्या करना है, मीडियन एक्स का दिया है, मीडियन वाई का निकालना है। एक्स की वैल्यू उस इक्वेशन में रख दो, वाई की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया। और क्या, मीडियन एक्स का गिवन है, मीन एक्स का गिवन है, मॉड एक्स का गिवन है, तो आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे वाई का? वैल्यू को रख दो इक्वेशन में सीधा सीधा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी योर आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 96, वो सेंट्रल टेंडेंसी का था, जिसमें मीन और मीडियन आपको दिया है, मॉड निकालना है, फार्मूला होता है, फार्मूले से कर सकते हो नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 97 था, जिसमें आपको ये कर्व वाला क्वेश्चन है, मतलब स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन जो ना फर्स्ट चैप्टर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद 98 और 99 की बात करें तो 98 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बताना है वो 30 नेचुरल नंबर में कि 3 या 8 डिविजिबल बाय 3 या 8। उसके बाद तो आपके बुक में था ना डिविजिबल बाय 7 और 11 वाला क्वेश्चन था, ये 3 और 8 वाला है। 5 और 10 वाला क्वेश्चन था, ये 3 और 8 वाला है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 99 जो है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। काय का क्वेश्चन है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और 100 वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था। तो ओवरऑल अपन बोल सकते हैं कि कुछ कुछ चैप्टर्स को इंस्टीट्यूट ने बहुत फोकस किया और कुछ चैप्टर्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। ये एक पेपर का ऑनेस्ट रिव्यू था। अगला जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन लेके आऊँगा आपके लिए, और दैट विल टेक अराउंड 2 आवर्स। ओके, 1.5 2 आवर्स लगेंगे उसमें। तो टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुडेज एग्जाम, दैट इज़ इकोनॉमिक्स पेपर। तो इकोनॉमिक्स पेपर के आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ मैं मेरी तरफ से कि आप पेपर बहुत अच्छा करिए, और फिर उसके बाद जो है ना एंजॉय करिए 2-3 दिन, और फिर अगली एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप सब पास होने वाले, फेल होने का कोई सवाल ही नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।